उन्नाव से कांग्रेस की सांसद अनु टंडन ने के न्यूज से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि वो समाज सेवा के लिए राजनीति में आई हैं। इस दौरान उन्होंने उन्नाव बचाओ अभियान के बारे में भी बताया। उनसे खास बातचीत की हमारी सहयोगी रूबी विराठी ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज और मैं हूं आपके साथ रूबी विराठी। बात करेंगे अनु टंडन से। जी हाँ, उन्नाव लोकसभा क्षेत्र से सांसद अनु टंडन आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और बातचीत करेंगे किस तरीके से आगे चुनाव को लेकर उनकी रणनीतियां हैं। अनु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। अनु जी, जिस तरीके से राजनीतिक करियर की आपने शुरुआत की, जीता भी, तमाम सारी चीजों को फेस करते हुए आगे बढ़ी हैं, किस तरीके का अनुभव देखती हैं और क्या कुछ राजनीति में सोचती हैं लेकर? ऐसा है कि मैं राजनीति में आई थी तो ये सोचकर कि जो समाज सेवा मैं कर रही हूँ उसको राजनीति में अगर किसी तरीके से अगर कोई पोजीशन मिलती है तो शायद और बेहतर सेवा मैं लोगों की कर पाऊंगी, और उसी उद्देश्य से मैं राजनीति में आई थी। मेरे राजनीति उद्देश्य नहीं था, समाज सेवा ही उद्देश्य था और आज भी वही है। तो आज हाँ, हो सकता है कि मैं समाज सेवा जितना कर रही थी शायद उससे ज्यादा ही कर रही हूँ, कम नहीं कर रही हूँ, लेकिन राजनीति के द्वारा जो मैं करना चाहती थी किया मैंने बहुत है, लेकिन उतना नहीं जितना कि मैं खुद से अपेक्षा करती हूँ। और उसकी वजह ये नहीं है कि मैं करना नहीं चाहती या मैं कर नहीं पा रही हूँ, उसकी वजह है यहाँ की अपने उत्तर प्रदेश की व्यवस्था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शायद राजनीति में आने के पहले मुझे ये पता नहीं था, सांसद बनने के पहले, कि हमारा हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो संघीय ढांचे पे आधारित है। और संघीय ढांचे में सबसे खास बात ये होती है कि केंद्र सरकार योजना तो बना सकता है, पैसे भी आवंटित कर सकता है, नीतियां बनाता है, कानून बनाता है, लेकिन सही मायने में उसका क्रियान्वयन करना, उसको अमली जामा पहनाने का दायित्व राज्य सरकार का होता है। केंद्र आपका मानना है राज्य सरकार उन चीजों को अमली जामा सही तरीके से नहीं पहनाती है, शायद इसका फायदा लोगों को तभी नहीं मिलता है। बिल्कुल सही। अब जल्दी ही लोकसभा चुनाव है, क्या कुछ तैयारी आपकी है? हमारी कोई तैयारी तो जो चुनाव लड़ने के लिए जाता है और पहली बार जाता है तो वो इम्तिहान की तरह जाता है और आखिरी के 3 महीने में पढ़ाई करता है, यानी चुनाव लड़ता है। हम लोग तो सारे साल पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं। कोई रणनीति कैसी रहेगी इस बार लोकसभा चुनावों में? हमारी कोई रणनीति, ये कोई मेरे लिए लड़ाई नहीं है, ये मेरा एक तरीके का प्रेम का विषय है। सो मैं जनता के पास अपना प्रेम लेके गई थी और अपना प्रेम लेके जाऊंगी, तो उसमें कोई ऐसी लड़ाई नहीं है कि मैं उसके लिए कोई नीति या रणनीति तैयार करूं। बिल्कुल, लेकिन जिन वादों के साथ आप आए थे, आपको क्या लगता है 5 सालों में उन्हें कितना पूरा आप कर पाए, और क्या वो वादे थे जो छूट गए जिन्हें पूरा किया जाना है? अभी मैंने एक ही वादा किया था और उस वादे को मैंने पूरा किया है। और मैंने एक ही वादा किया कि मैं आपको कोई गलत झूठा आश्वासन या वादा नहीं दूंगी। अपनी जनता को मैंने एक ही बात कही थी कि एक ही वादा करती हूँ कि मैं अगर सांसद बनी तो अपनी जिम्मेदारी को, अपनी दायित्व को तन मन धन जान लगाकर निभाऊंगी, और वो मैंने किया। उसके अलावा मैंने कोई वादा ही नहीं किया था। अगर उसमें कोई कमी रही हो तो कोई आके मुझसे बताए। उन्नाव के लिए क्या कुछ खास किया आपने? उन्नाव के लिए बहुत कुछ किया, अपनी जान देने को तैयार बैठी हूँ, लेकिन यह है कि उन्नाव के लिए जितना हो सकता था अपनी तरफ से व्यक्तिगत भी पूरा एमपी लाइट का पैसा जिस तरीके से हम यूज कर सकते हैं, लेकिन एमपी लाइट का पैसा लोगों के मन में एक धारणा होती है कि न जाने वो कितना पैसा होता है। मेरे हिसाब से तो वो एक बच्चे को जब स्कूल भेजते हैं तो चूरन का पैसा जितना दिया जाता है उतना ही पैसा होता है एक पूरे जिले के लिए, लेकिन उसमें भी जितना कर सके किया। लेकिन उससे ज्यादा जो केंद्र सरकार की जो योजनाएं थी या केंद्र सरकार से जो मुझे सहयोग मिला, उसमें मैंने बहुत कुछ अपने जिले के लिए लाके दिया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काम इन सब कामों में वही सड़कें हैं, आपकी पर्यटन के स्थल को प्रायोरिटी लिस्ट बनवाना, या रेलवे की लाइन आ रही है केंद्र से, या कुछ इस तरह की चीजें हैं। वो बड़ी बड़ी बातें मैं कर सकती हूँ, लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं एक सांसद हूँ, और सांसद का संविधान के हिसाब से एक सबसे बड़ा जो जिम्मेदारी होती है वो ये होती है कि आप अपने जिले का प्रतिनिधित्व दिल्ली में करें, उनके अधिकारों को, उनकी परेशानियों को, उनकी जो जरूरतें हैं उसकी भागीदारी आप केंद्र की नीति बनाने के समय उसका मतलब अपना योगदान दें और प्रतिनिधित्व करें। तो वो मैं हर तरीके से, जब केंद्र में कोई डिस्कशन होता है, चाहे पार्लियामेंट में हो चाहे कहीं किसी और फोरम में हो, मैं अपने उन्नाव को केंद्रित करके हर जगह अपना पार्टिसिपेट का दायित्व निभाती हूं। बिल्कुल, उन्नाव की बात कर रहे हैं। आपके अपने क्षेत्र में कई सारी टिनरियां पड़ती हैं और उससे गंगा प्रदूषित हो रही है, क्या कुछ उसके लिए किया जाए? मेरा आपने एक ऐसी बात छेड़ी है जिससे मैं
से ताल्लुक रखता है और उन्नाव बचाओ आंदोलन मेरा एक चल रहा है। इसमें मुझे राज्य सरकार का सहयोग पर्याप्त नहीं मिला, कितना कुछ सफल रहा वो आंदोलन, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से मुझे बहुत सहयोग मिला। केंद्र सरकार से सहयोग मिला कि उन्होंने इस बात को पहचाना और हमारे उन्नाव की जो टैनरियां हैं, कानपुर में भी ऐसी टैनरियां हैं लेकिन कानपुर में बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उन्नाव मेरा ग्रामीण क्षेत्र है और टैनरियां करीबन 65 की गिनती में हैं, लेकिन वहाँ जो पानी है वो प्रदूषित हो रहा है। हेक्सावेलेंट क्रोमियम उसमें बढ़ता चला जा रहा है, जो कि एक मतलब आम जीवन के लिए एक बहुत डेंजरस हो सकता है, खतरनाक है। तो उसमें केंद्र सरकार ने मेरा सहयोग किया और जब ये प्रूव हो गया कि जो मैं कह रही हूँ, साबित हो गया कि जो मैं कह रही हूँ सही है, तो उन्होंने कुछ चिन्हित करके टैनरियों को बंद भी किया और बंद करने के बाद उनको टाइम दिया कि आप अपने को सुधार लो और पानी साफ पानी अगर आप छोड़ेंगे तभी आपको टैनरियाँ चलाने का आदेश मिलेगा। तो 3-4 महीने के बाद शायद उनकी टैनरियाँ खोली गई, उनको अभी पर्याप्त समय दिया गया है, कार्यवाही चालू है और मैं उम्मीद करती हूँ कि वो लोग खुद भी ये बात समझेंगे कि सिर्फ पैसे कमाने पर्याप्त नहीं है, जनजीवन के लिए, अपने आगे के भविष्य के लिए साफ पानी देना भी बहुत आवश्यक है। बिल्कुल जरूरी है। और एक राजनीति के अलावा एक समाज सेवी भी हैं। आपके पिता का बना हुआ एक ट्रस्ट है जिसके आप फाउंडर मेंबर है, उसके जरिए क्या कुछ किया जा रहा है इस समस्या के लिए? मेरे पिता के द्वारा नहीं, मेरे पिता के नाम पर है। मेरे पिता की का देहांत बहुत जल्दी हो गया था। वो भी एक फिलैंथ्रोपिस्ट थे, लेकिन वो जिसको कहते हैं समाज सेवा करते थे, लेकिन बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं करते थे। तो उनके नाम पे मैंने ये ट्रस्ट चलाया और इस ट्रस्ट द्वारा हम बहुत सारे कार्य करते हैं। मेरे ख्याल से उसको गिनाना ठीक नहीं होगा क्योंकि वो चैरिटेबल ट्रस्ट है, कोई एनजीओ नहीं है और मैं गवर्नमेंट फंडिंग उसमें नहीं आती है। बिल्कुल, लोकसभा चुनावों की बात कर लेते हैं। जिस तरीके से पूरी स्थिति बन रही है, आप क्या देखती हैं? पिछले जो विधानसभा चुनाव थे वो कांग्रेस को कुछ खास फायदा नहीं मिल पाया, इस बार कितना अहम होने वाला है चुनाव आपके लिए? मेरे ख्याल से जो चुनाव होते हैं, चाहे कोई भी कभी भी चुनाव हो, फैसला जनता का होता है और जनता को फैसला करने के समय अगर वो सही मायने में फैसला करेंगी तो यूपीए 3 आने में कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अगर वो फैसला करेगी आश्वासनों पे, वादों पे, चाहे वो मंदिर का आश्वासन हो, चाहे भत्ते का आश्वासन हो, तो ये तो जनता जैसा चुनेगी वैसा पाएगी। बिल्कुल। और केंद्र सरकार की तरफ से तमाम सारे नियम बनाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं, वो जब लागू होते हैं आपको क्या लगता है उन सारी चीजों पर क्या कुछ कहेंगे? किस तरीके से वो लागू हो पाते हैं? कई बार उनका फायदा नहीं मिल पाता पूरी तरीके से। मेरे ख्याल से राजीव गांधी जी ने भी एक बार कहा था कि 1 रुपए का 15 पैसा आम जनता को पहुंचता है। जो केंद्र से 1 रुपया आता है उसका 15 पैसा पहुंचता है। और मैंने जो अपनी इस राजनीतिक कार्यकाल में देखा तो मुझे लगता है जो राजीव गांधी ने कहा वो बिल्कुल सही कहा था। कभी कभी कहीं कहीं तो ऐसा लगता है कि 15 पैसे भी नहीं पहुंचते हैं। तो जैसा मैंने पहले भी कहा कि संघीय ढांचे में स्टेट गवर्नमेंट का जो दायित्व होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है और जो भी कानून बनते हैं, जो भी योजनाएं बनती हैं, उसकी सफलता का पूरा दायित्व राज्य सरकार का होता है। और मैं तो एक छोटा सा सवाल बल्कि आप ही से पूछना चाहूंगी कि योजनाएं कभी कभी सही भी बनती हैं, कुछ कभी गलतियां भी हो सकती हैं, लेकिन आम तौर पे जैसे मैंने देखा है कांग्रेस की और यूपीए की नीतियां या योजनाएं पूरे देश में काफी सफल रही हैं। उत्तर प्रदेश में ज्यादातर असफल रही हैं। बिल्कुल। एक और योजना ऐसी ला रही केंद्र सरकार, फूड सिक्योरिटी बिल, उसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे और आपको क्या लगता है आपके क्षेत्र को उसका कितना फायदा मिल पाएगा? जितना मैं जानती हूँ फूड सिक्योरिटी बिल के बारे में, तो उतना जितना मैं अपने क्षेत्र के गरीबों के बारे में सोचती हूँ, अगर ये कानूनन तय हो जाए कि कोई गरीब भूखा नहीं सोएगा, तो उससे ज्यादा बेहतर और क्या हो सकता है। मैं उसी से बहुत संतुष्ट हूँ। आप अपने आप को एक समाज सेवी मानती हैं, उसके बाद पॉलिटिक्स में भी आई। क्या है अनु टंडन समाज सेवी और राजनेता? अगर राजनेता है तो समाज सेवी कैसे, और अगर समाज सेवी है तो राजनेता कैसे हो सकता है? मैंने जैसे पहले भी कहा था कि मैं समाज सेवा और को पहला अपना प्रायोरिटी देती हूँ, पहला अपना काम मानती हूँ। तो मैं समाज सेविका ही रहना चाहती हूँ। और रही राजनीति की बात, राजनीति को एक माध्यम देती हूँ समाज सेवा करने के लिए। मैं राजनीति के लिए समाज सेवा को अपना माध्यम नहीं बनाना चाहती।
बिल्कुल। और समाज सेवा की इस तरीके से अगर बात की जाए तो इस वक्त सोसाइटी में महिलाओं की जो स्थिति है, जिस तरीके से क्राइम बढ़ रहा है, आपको क्या लगता है केंद्र सरकार, कांग्रेस जिस तरीके से नियम इस पूरे मसले को देखते हैं, आपको क्या लगता है क्या कुछ ऐसा किया जाना चाहिए ताकि महिलाओं की जो स्थिति है वो और भी ज्यादा सुदृढ़ हो सके और जो मामले सामने आते हैं वो रुक पाए? महिला होने के नाते मैं तो चाहूंगी कि महिला हमेशा सुरक्षित रहे, उसका सम्मान रहे। लेकिन ये भी मैं जानती हूँ कि कानून आप चाहे कितने बना दे, जब तक समाज ये निर्णय नहीं लेगा कि वो एक महिला की का सम्मान करे, तब तक मेरे ख्याल से कोई अंतर नहीं आएगा, चाहे जितने आप कड़े कानून बना तो दीजिए। आपको लगता है कि उसमें कहीं कमी रह जाती है? नहीं, कानून बनाने में कोई कमी नहीं है, उनके पालन कराने में रह जाती है। पालन कराने में भी कोई कमी नहीं होती है। समाज की सोच में कहीं ना कहीं तो कमी हुई है। हम लोग की समाज में एक तरीके का जो अपनी माओं के लिए एक सम्मान होता था आज से 50 साल पहले भी। अब तो गांव में भी मैं जाती हूँ तो बूढ़ी माएँ बेचारी घर वाले उनको बाहर निकाल देते हैं। गांव की बातें मैं कर रही हूँ, जहाँ पर सो कॉल्ड कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई फर्क पड़ा है उस तरीके का, और उनका सोच बस ये रहती है, और माएँ भी ये कहती हैं कि वो बेचारा अपने बच्चों को पाले कि मुझे पाले। जब गांव में ऐसा होने लगा है तो फिर आप सोच सकते हैं कि औरतों का सम्मान, अपनी माँ का सम्मान क्या रह गया है। और समय आ गया है कि हम लोगों को अंदर से एक नई सोच पैदा करनी पड़ेगी। एक समाज में बदलाव की एक नया रुख पैदा करना पड़ेगा, क्योंकि समाज अपना गिरता चला जा रहा है, ये इसमें कोई शक नहीं है। यूपी में जो महिलाओं की स्थिति है उसको लेकर क्या कहेंगे? यूपी में महिलाओं की स्थिति भी बहुत खराब है। मेरे ख्याल से पिछली जो राज्य सरकार थी उस समय भी और आज इस राज्य सरकार में भी हाँ, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में अगर हम सख्ती करें तो बहुत कुछ हम बचाया जा सकता है। अगर हम सख्ती नहीं भी कर सकते तो कम से कम अगर कोई दोषी है उसके ऊपर अगर हम कार्रवाई करते हैं तो काफी कुछ रोका जा सकता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में मैं देखती हूँ कि कार्रवाई बहुत ढीली है, और कार्रवाई नहीं होती है। जब कार्रवाई नहीं होगी तो कानून का कोई मतलब नहीं बन जाता है। तो कानून आप चाहे जितने सशक्त केंद्र से बनवा लें, उसका क्रियान्वयन भी होना जरूरी है। बिल्कुल, जाहिर सी बात है जो आप कह रही हैं उनका क्रियान्वयन होना बहुत जरूरी है। राजनीति से हटकर, समाज सेवा से हटकर अनु टंडन क्या है? किस तरीके से आप अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकालती पर्सनल लाइफ के लिए? तमाम सारे शौक हैं आपके, जिसमें रीडिंग भी है, घूमना भी है, टेलीविजन देखना भी है, बैडमिंटन खेलना भी है। उन सारी चीजों के लिए कैसे वक्त निकाल पाती हैं? मेरे ख्याल से वो सब चीजें अब पीछे चली गई हैं। टीवी देखने का भी टाइम नहीं मिलता है, और बैडमिंटन खेलना बहुत पुराना हो गया। कॉलेज में मैं चैंपियन रहा करती थी। पढ़ने का काम आज भी करती हूँ, वो ज्यादातर फ्लाइट्स पे या ट्रेन में या गाड़ी में कभी कभी पढ़ लेती हूँ। किस तरीके की बुक्स ज्यादा पसंद करती हैं? बुक होनी चाहिए, इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। बुक के ऊपर डिपेंड करता है मूड के हिसाब से। अगर रिलैक्स मूड चाहिए तो हल्की किताबें भी ले लेती हूँ, और कभी कभी मन करता है कि कुछ नॉलेज बढ़ाने के लिए भी किताबें पढूं। तो ऐसा कुछ मेरे लिए नहीं है कि यही किताब पढ़ूंगी तो होगा। पर सबसे ज्यादा मेरे लिए अब थेरेपी जो है काम के अलावा मेरी ग्रैंड डॉटर्स हैं। हाँ, वही सवाल है कि समाज सेवा और पॉलिटिक्स इन सारी चीजों में इतना बिजी रहती है। आपने जिस तरीके से कहा कि शौक के लिए वक्त नहीं निकल पाता है, तो परिवार के लिए कैसे फिर मैनेज करती हैं? बहुत कम मिलता है, लेकिन 10 दिन में जब मैं बहुत थक जाती हूँ तो 10 मिनट की थेरेपी मेरी 1.5 साल की होती है। और क्या कुछ खास पसंद है जो फैमिली के साथ वक्त गुजारने के अलावा? मेरे हस्बैंड के बनने के बाद मेरी कोई और शौक नहीं है। इसके अलावा और कुछ नहीं? क्या कुछ और समाज को संदेश देना चाहेंगे? जिस तरीके से पूरे हालात बनते हैं, जो सब कुछ हम यहाँ देख पा रहे हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो। मैं समाज को कोई कुछ मैं नहीं कह सकती। मेरे ख्याल से मुझसे बहुत अच्छे बड़े समझदार बुजुर्ग लोग हैं, लेकिन अपने अनुभव से एक बात ये कह सकती हूँ कि हर इंसान को बस ये सोचना चाहिए कि मैं क्या दे सकता हूँ, मुझे क्या मिलेगा। ये सोचना जिस दिन वो बंद कर देगा, हमारी दुनिया बहुत खूबसूरत हो जाएगी। बिल्कुल। और क्या कुछ आपको लगता है कि जो स्थिति बनती है, हम सोचते जरूर है कि ऐसा सारा कुछ होना चाहिए, लेकिन हो नहीं पाता? आपको क्या लगता है, चाहे राजनीतिक लिहाज से कहा जाए, चाहे व्यक्तिगत स्तर से बात की जाए, कहीं दृढ़ शक्ति की कमी रह जाती है, इसकी वजह से ये सारी चीजें सामने आती हैं? एक समाज सेवी के तौर पर एक लंबा वक्त गुजारा है आपने इस क्षेत्र में। मेरे ख्याल से मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। दिक्कतें कभी आती होंगी इस क्षेत्र में जब आप लोगों के लिए काम करने के लिए, उनके सपोर्ट के लिए निकलती होंगी? तो बिल्कुल दिक्कतें देखती, बहुत
जैसे मैंने पहले भी कहा, व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है, सिस्टम्स बहुत अच्छे नहीं है, फ्रस्ट्रेशन कभी कभी होता है, लेकिन वही है, जब देने निकली हूँ तो जितना मैं अपनी तरफ से कर सकती हूँ, बूंद बूंद से सागर बनता है, अपना बूंद मैं डाल रही हूँ, भगवान करे एक दिन सागर बन जाए। बिल्कुल, बूंद बूंद से सागर बनता है, जिस तरीके से आप कह रही हैं, और कोशिशें इसी तरीके से होनी चाहिए, और हमारी तमाम शुभकामनाएं आपके साथ है, सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर भी जिस तरीके से आप काम कर रही हैं समाज के लिए, और एक राजनेता के तौर पर भी जो उम्मीदें लोगों को आपसे हैं वो पूरी हो पाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनुजी हमारे साथ होने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो अनु टंडन हमारे साथ ही, राजनेता, कांग्रेस से सांसद, उन्नाव से, किस तरीके से उनका सोचना है, आगे चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं और किस तरीके से समाज के लिए वो सोचती हैं, वो सारी बातें उन्होंने यहाँ रखी हमारे साथ। इसमें इतना ही, लेकिन आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज।